इसराइल को परेशान और हैरान करने वाले हूतियों से अब भारत के पड़ोसी मुल्क ने पंगा ले लिया है। हूतियों ने अब पाकिस्तान को भी इसराइल से बड़ा दुश्मन मानना शुरू कर दिया है। दरअसल हूती तब गाजा के लिए सामने आए जब पूरा अरब जगत और दुनिया के बड़े मुल्क सिर्फ निंदा तक सीमित थे। गजा पर बरसती बमबारी के बीच हूतियों ने सबसे पहले मिसाइल दागनी शुरू की और खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। यानी उन्होंने गजा के लोगों के लिए अपने ही मुल्क को दांव पर लगा दिया। ऐसे में पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता करना हूतियों को सीधा आग बबूला कर गया, क्योंकि ये वही हूती हैं जिनसे उलझने की हिमाकत अमेरिका और इसराइल तक नहीं कर पाए। हूती विद्रोही जिनका नाम सुनकर सऊदी अरब की नींद उड़ जाती है। यमन की धरती से शुरू हुआ यह आंदोलन अब इतना ताकतवर हो चुका है कि अमेरिका के $50 मिलियन के हथियार को भी हवा में मार गिरा चुका है। इसराइल पर हर दिन 1 से 2 मिसाइल दागने वाले हूती हिजबुल्लाह और हमास को पस्त करने वाले इसराइल को भी घुटनों पर ला चुके हैं। इसराइल के बंदरगाह ठप हो चुके हैं और उसका रक्षा खर्च करीब बढ़ता जा रहा है। यानी हूती अब सिर्फ यमन या सऊदी का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुपर पावर ताकतों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। लेकिन सऊदी के साथ खड़े होकर पाकिस्तान किस खतरे में पड़ गया? दरअसल सऊदी और हूती की दुश्मनी कोई नई नहीं है। साल 1990 से 2013 तक यमन में हूतियों का विद्रोह चलता रहा। साल 2013 में हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और सऊदी समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका। सऊदी के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि हूतियों को ईरान का खुला सहयोग मिल रहा था। यमन की धरती पर अपनी सरकार बसाने की हर कोशिश सऊदी की नाकाम रही। उल्टा हूती विद्रोही उसके तेल ठिकानों पर हमला करने लगे। सऊदी के साथ साथ पाकिस्तान से लेकर तमाम बड़े मुस्लिम देशों ने उस वक्त हूतियों के खिलाफ स्ट्राइक करने की कोशिश की और युद्ध में उसे पस्त करने के लिए हर जुगत इंतकाम किए, लेकिन हूतियों ने सबको खराब भेजा। साल 2023 में एक बार सीज फायर हुआ, लेकिन अब हालात फिर बिगड़ चुके हैं। सऊदी अमेरिका से हथियार खरीदकर हूतियों के खिलाफ मोर्चा तैयार कर रहा है और इस खेल में उसने पाकिस्तान को भी अपने साथ खड़ा कर लिया। लेकिन यहीं से पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि हूती विद्रोहियों का दबदबा लाल सागर पर है। यहीं से पाकिस्तान का करीब 35 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। यानी अगर हूती नाराज हो गए तो सबसे पहले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे। दूसरी बड़ी टेंशन है ईरान। हूती विद्रोहियों को खुलेआम फंडिंग और हथियार देने वाला मुल्क जैसा आरोप लगता है, वो ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है। दोनों देशों के करीब करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा जुड़ी है। यानी अगर पाकिस्तान हूतियों के खिलाफ खड़ा हुआ तो ईरान से उसके रिश्ते बिगड़ना तय है और पाकिस्तान के लिए ईरान से रिश्तों का खराब होना एक और मोर्चा खोलने जैसा होगा। यानी साफ है, सऊदी अरब से डिफेंस डील करके पाकिस्तान ने दोस्त को एक बना लिया, लेकिन दुश्मन पूरे मिडिल ईस्ट में खड़े कर लिए। और ये वही दुश्मन हैं जिनसे अमेरिका और इसराइल तक दूरी बनाए रखते हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा ये पाकिस्तान सऊदी अरब को बचाने के लिए हूतियों से जंग लड़ेगा या फिर हालात को समझते हुए पीछे हट जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कतर की राजधानी दोहा में सोमवार को हुई अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन की आपातकालीन बैठक में इजराइल के हालिया हमलों को लेकर मुस्लिम देशों में गहरा आक्रोश दिखा। बैठक में लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास जैसे शीर्ष नेता शामिल थे। यह बैठक 9 सितंबर को इजराइल द्वारा दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों के बाद बुलाई गई थी। इन हमलों को कतर की संप्रभुता का उल्लंघन माना गया और इसी वजह से मुस्लिम जगत में एक बड़ा मोर्चा बनाने की कोशिश की गई। इस बैठक के संयुक्त बयान में सभी सदस्य देशों से इजराइल के खिलाफ कड़े और प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई। बयान में कहा गया कि इजराइल को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए हर संभव कानूनी और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।
कई देशों ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों की समीक्षा करने, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने और संयुक्त राष्ट्र में उसकी सदस्यता निलंबित कराने के लिए कोशिशें तेज करने की बात भी कही। बैठक में शामिल विभिन्न देशों के नेताओं ने इजराइल की नीतियों की कड़ी निंदा की है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने आरोप लगाया कि इजराइल हमास के वार्ताकारों को निशाना बनाकर गाजा युद्ध विराम वार्ता को विफल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस हमले को पूरे मुस्लिम जगत के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि कल किसी भी अरब या मुस्लिम राजधानी की बारी आ सकती है, इसलिए हमें एकजुट होना होगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने इजराइल पर आतंकवादी मानसिकता अपनाने का आरोप लगाया। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने चेतावनी दी है कि इस तरह के हमले क्षेत्रीय शांति समझौतों को खतरे में डाल सकते हैं। बैठक में उन देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी हुई है, जैसे मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को। हालांकि यूएई, बहरीन और मोरक्को जिन्होंने 5 साल पहले अब्राहम समझौते पर दस्तखत किए थे, कि शीर्ष नेता इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपने वरिष्ठ प्रतिनिधियों को भेजा था। यह इस बात का संकेत है कि इन देशों के बीच इस मुद्दे पर एक तरह की संवेदनशीलता बनी हुई है। बैठक में खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव ने अमेरिका से इजराइल पर लगाम लगाने के लिए अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करने की मांग की। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो मंगलवार को कतर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कतर की संप्रभुता के लिए अमेरिका के समर्थन की बात कही, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिका हमास के खिलाफ इजराइल के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। यह अमेरिका के दोहरे रुख को दिखाता है, जहां वह एक तरफ कतर का समर्थन कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल के सैन्य अभियानों को जायज ठहरा रहा है। यह बैठक इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को लेकर मुस्लिम देशों के बीच बढ़ती बेचैनी और एकजुटता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। भविष्य में इन देशों की तरफ से इजराइल के खिलाफ और कड़े कदम उठाए जाने की संभावना अब और ज्यादा बढ़ गई है।